जय हिंद दोस्तों। आज हम अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं अक्टूबर 2024 मंथ की। तो हम पहले हम देख लेते हैं कि वर्ष 2024 के जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं वो कौन कौन से हैं। नोबेल पुरस्कार आप जानते हैं किस किस में दिया जाता है। भौतिकी, रसायन, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में, शांति के अलावा दिया जाता है अर्थशास्त्र में, इसके अलावा दिया जाता है साहित्य में। तो अर्थशास्त्र, साहित्य, शांति, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, रसायन विज्ञान और भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो हम देख लेते हैं वर्ष 2024 में किस किस को ये पुरस्कार प्रदान किए गए। भौतिकी का नोबेल जॉन जे हाफील्ड और जेफरी ई हिंटन को दिया गया। किस लिए दिया गया? इन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली खोजों के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। तो याद रखिएगा, भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है जॉन जे हाफील्ड और जेफरी ई हिंटन को दिया गया। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली खोजों के लिए ये प्रदान किया गया। अगला जो है रसायन विज्ञान के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो दिया गया डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर को। डेविड बेकर को जो दिया गया वो कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए, और डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर को दिया गया प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी के लिए। ये पुरस्कार इन्हें प्रदान किए गए। अगला पुरस्कार देखते हैं फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया, ये दिया गया विक्टर एम्ब्रोस को और गैरी रूकुन को दिया गया। इनको ये जो दिया गया आरएनए की खोज और जीन विनियमन में इनकी भूमिका के लिए ये पुरस्कार दिया गया। साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया ये हांगकांग को दिया गया। इनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जो मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। कुल मिला के याद रखिएगा, साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया हांगकांग को दिया गया और ये दक्षिण कोरिया की रहने वाली है। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगला पुरस्कार देख लेते हैं। शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया ये जापानी संगठन है एक, जिसका नाम है निहोन हिंडांक्यो को दिया गया। ये संगठन हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमले में बचे लोगों की देखभाल करता है। कुल मिलाकर ये जो परमाणु बम का जो है, परमाणु जो हथियार हैं उनकी रोकथाम के लिए कार्य करता है, और साथ ही हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमले में बचे लोगों की देखभाल करता है। अगला पुरस्कार देख लेते हैं। आर्थिक विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है ये किसको दिया गया? ये डैरन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया। ये क्यों दिया गया? इस बात के अध्ययन के लिए दिया गया कि संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं। इस बात के लिए इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया। अगली न्यूज पर चलते हैं। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22 से 24 अक्टूबर 2024 को 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के कजान में आयोजित हुआ। रूस के कजान में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया 22 से 24 अक्टूबर को। इस सम्मेलन का विषय क्या था? न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। तो हमें याद रखना है, जो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के कजान में आयोजित हुआ 22 से 24 अक्टूबर तक, और इसकी थीम क्या है? न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। इस सम्मेलन में 9 सदस्य देश रूस, चीन, भारत, ईरान, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, इथियोपिया जो हैं शामिल हुए। इसके अलावा 13 अन्य भागीदार देश भी शामिल हुए इसमें 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट जो है 2024। अगर हम बात करें उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 के बारे में, तो ये कौन जारी करता है? ये करता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूनेप कहते हैं इसे शॉर्ट में। और इसकी उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? नो मोर हॉट एयर प्लीज, ये इसका शीर्षक है जो 2024 में इसने रिपोर्ट जारी की है। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 में जो जारी की है उसका शीर्षक रखा है नो मोर हॉट एयर प्लीज। और देखते हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में पिछले वर्ष की तुलना में 1.3% की वृद्धि हुई है, जिससे विश्व अपने जलवायु लक्ष्यों से और दूर हो गया है। G20 राष्ट्र अफ्रीकी संघ को छोड़कर सामूहिक रूप से वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन के 77% के लिए जिम्मेदार हैं। याद रखिएगा, इस रिपोर्ट में बताया गया कि
कि जो G20 राष्ट्र हैं अफ्रीकी संघ को छोड़कर सामूहिक रूप से वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन के 77% के लिए जिम्मेदार हैं। जितनी भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है पूरे विश्व में, उसमें अकेले G20 राष्ट्र ही अफ्रीकी संघ को अगर छोड़ दिया जाए तो सामूहिक रूप से वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन के 77% के लिए जिम्मेदार हैं। याद रखिएगा, भारत 2023 में लगभग 2.3 बिलियन टन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने के लिए जिम्मेदार था। यानी भारत का जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है वो 6.1% बढ़ा, जो कुल वैश्विक उत्सर्जन का 8% है। तो याद रखिएगा इसमें क्या क्या हमें याद रखना है। सबसे पहले उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट हमें याद रखना है कौन जारी करता है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनेप जारी करता है। इसका शीर्षक क्या है, इसका शीर्षक है नो मोर हॉट एयर प्लीज। इस रिपोर्ट के अनुसार जो विश्व की वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि हुई है वो 1.3% हुई है, और G20 राष्ट्र जो हैं अफ्रीकी संघ को छोड़कर वो अकेले 77% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करते हैं पूरे विश्व का। भारत ने 2023 में लगभग 2.3 बिलियन टन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की है, जो पिछले वर्ष जो भारत ने की थी उससे 6.1% की वृद्धि करते हुए भारत ने इतनी 2.3 बिलियन टन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित की है। और अगर बात करें पूरे जो विश्व की है वो 2.3 बिलियन टन जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की है भारत ने, ये पूरे विश्व की वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन का 8% है। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ है सऊदी अरब और ईरान ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। सऊदी अरब और ईरान ने ओमान सागर में रॉयल सऊदी नौसेना बल और ईरानी नौसेना बल ने क्या है संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। ये अभ्यास इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सऊदी अरब और ईरान प्रतिद्वंदी रहे हैं, अक्सर क्षेत्रीय संघर्षों में विरोधी गुटों का समर्थन करते रहे हैं, और वर्ष 2016 में इनके मध्य जो राजनयिक संबंध थे वो भी टूट गए थे। हालांकि लेकिन 2023 में जब चीन ने मध्यस्थता की तो सऊदी अरब और ईरान ने राजनयिक संबंध फिर से शुरू किए। तो याद रखिएगा ओमान सागर में सऊदी अरब और ईरान ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दोनों आप जानते हैं प्रतिद्वंदी रहे हैं, और इन दोनों के मध्य जो राजनयिक संबंध थे, जो डिप्लोमेट रिलेशंस थे, ये 2016 में टूट गए थे। फिर 2023 में चीन ने मध्यस्थता की, जिससे इन दोनों के मध्य ये राजनीतिक संबंध फिर से बहाल हुए। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी इमारत का निर्माण शुरू। सऊदी अरब ने रियाद में स्थित मुकाब पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जिसका लक्ष्य विश्व स्तर पर सबसे बड़ी इमारत बनना है। तो याद रखिएगा जो विश्व की सबसे बड़ी इमारत का काम शुरू किया है सऊदी अरब ने, वो रियाद में है स्थित है, और उस इमारत का नाम क्या है, अभी मुकाब नाम है उसका। अगली न्यूज़ इसमें देख लेते हैं मुकाब जो है क्यों बड़ी है। इसकी ऊंचाई जो है 1300 फीट और चौड़ाई 1200 फीट होगी, तथा इसका कुल क्षेत्रफल 2 मिलियन वर्ग फीट होगा। तो याद रखिएगा इसकी ऊंचाई 1300 फीट, चौड़ाई 1200 फीट और इसका कुल क्षेत्रफल 2 मिलियन वर्ग फीट होगा। इस पहल का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में विविधता लाना और तेल पर निर्भरता कम करना है, और पर्यटन और शहरी विकास को बढ़ावा देना है। क्योंकि आप जानते हैं तेल पर निर्भरता कम करना चाहता है सऊदी अरब, इसलिए वो अपने में पर्यटन और शहरी विकास को बढ़ावा देना चाहता है, जिससे उसके पास अर्थव्यवस्था के नए साधन उपलब्ध हो सकें। इसलिए सऊदी अरब ने दुनिया की सबसे बड़ी इमारत मुकाब के निर्माण कार्य को शुरू कर दिया है। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है पहली अंतर्राष्ट्रीय ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। अगर हम बात करें पहली अंतर्राष्ट्रीय ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के बारे में, तो इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स मास्टर्स नाम से यह आयोजन मार्च 2025 में होना है। इसका लक्ष्य 150 देशों के प्रतिभागियों को आकर्षित करना है, और ये 26 अक्टूबर को स्किल हब ऑनलाइन गेम्स फेडरेशन और इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन ने भारत में पहली अंतर्राष्ट्रीय ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए साझेदारी की घोषणा की है। तो याद रखिएगा ये जो आयोजन होना है मार्च 2025 में होना है। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स मास्टर्स नाम से इसका आयोजन किया जाएगा, और 26 अक्टूबर 2024 को इसकी मेजबानी के लिए साझेदारी की घोषणा की गई स्किल हब ऑनलाइन गेम्स फेडरेशन और इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है नासा का क्रू 8 मिशन फ्लोरिडा के खराब मौसम के कारण विलंबित।
अक्टूबर 2024 में तूफान हेलन और मिल्टन के कारण नासा की स्पेस एक्स क्रू 8 मिशन को पृथ्वी पर लौटने में देरी का सामना करना पड़ा। तूफान मिल्टन ने 5 से 10 अक्टूबर के मध्य फ्लोरिडा खाड़ी तट पर श्रेणी 3 के एक बड़े तूफान के रूप में दस्तक दी थी, जबकि तूफान हेलन इससे 2 सप्ताह पहले आया था, जिसके कारण फ्लोरिडा और अन्य दक्षिण पूर्वी राज्यों में 237 लोगों की मौत हो गई थी। तो याद रखिएगा, हालांकि जो स्पेस एक्स क्रू मिशन है बाद में वापस लौट आया, लेकिन ये पहले जो है डिले हो गया था तूफान हेलन और मिल्टन के कारण। अगली न्यूज पर चलते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू की ऐतिहासिक अफ्रीकी यात्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 13 से 19 अक्टूबर 2024 तक अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की यात्रा की। यह किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष द्वारा इन देशों की पहली यात्रा थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन तीनों देशों की यात्रा में 13 से 15 अक्टूबर तक अल्जीरिया, 16 अक्टूबर को मॉरिटानिया और 17 से 19 अक्टूबर तक मलावी की यात्रा की इन्होंने। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर गई थी 13 से 19 अक्टूबर तक, जिसमें से 13 से 15 अक्टूबर तक अल्जीरिया, 16 अक्टूबर को मॉरिटानिया और 17 से 19 अक्टूबर तक मलावी की यात्रा पर थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। यह किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष द्वारा इन देशों की पहली यात्रा थी। अगली न्यूज पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले और देख लेते हैं, इसी यात्रा से संबंधित है। यह यात्रा अफ्रीकी देशों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने की भारत की गहरी इच्छा को रेखांकित करती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 15 अक्टूबर 2024 को अल्जीरिया में राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया, इसे भी याद रखिएगा। अगली न्यूज पर चलते हैं। जैज मांडू 2024 का हुआ आयोजन। जैज मांडू या काठमांडू जैज फेस्टिवल, दो नाम से जाना जाता है। जैज मांडू या काठमांडू जैज फेस्टिवल, इसका जो 20वां संस्करण है 24 से 30 अक्टूबर 2024 तक काठमांडू में आयोजित हुआ। यह दक्षिण एशिया का प्रमुख जैज फेस्टिवल है, जो दुनिया भर से कलाकारों और श्रोताओं को प्रदर्शन, कार्यशालाओं और संगीत फ्यूजन के लिए आकर्षित करता है। तो याद रखिएगा, जैज मांडू या काठमांडू जैज फेस्टिवल का 20वां संस्करण 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक काठमांडू में आयोजित किया गया। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि काठमांडू किस देश की राजधानी है। इजराइल एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य देश बना। इजराइल ने एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के 69वें सदस्य और 20वें गैर क्षेत्रीय सदस्य के रूप में आधिकारिक रूप से सदस्यता ग्रहण की। अगर हम बताएं कि इजराइल ने जनवरी 2022 में अपनी सदस्यता के लिए आवेदन किया था और इजराइल को अभी अक्टूबर 2024 में 69वें सदस्य के रूप में औपचारिक रूप से सदस्यता इन्हें मिली है और 20वें गैर क्षेत्रीय सदस्य के रूप में ये शामिल हुआ है इसमें एशियाई विकास बैंक में। तो याद रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य देश कौन बना है, तो आप बताएंगे इजराइल। ये फिर आपसे मल्टी स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि इजराइल ने निम्न में से कौन कथन सत्य है। इजराइल ने एशियाई विकास बैंक के 69वें सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की। 20वें गैर क्षेत्रीय सदस्य के रूप में इजराइल ने सदस्यता ग्रहण की एडीबी के, और इजराइल ने जनवरी 2022 में अपनी सदस्यता के लिए आवेदन किया था। तो याद रखिएगा, 3 ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। अगली न्यूज पर चलते हैं। लुओंग कुओंग बने वियतनाम के राष्ट्रपति। वियतनाम ने लुओंग कुओंग को अपना नया राष्ट्रपति चुना। ये 18 महीनों में वियतनाम के चौथे राष्ट्रपति हैं। 67 वर्षीय सैन्य जनरल कुओंग टो लैम की जगह लेंगे, जिन्हें अगस्त में कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव नियुक्त किया गया था। तो याद रखिएगा, लुओंग कुओंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं और वियतनाम में पिछले 18 महीनों में वियतनाम के ये चौथे राष्ट्रपति बने हैं। 67 वर्षीय जो सैन्य जनरल लुओंग कुओंग हैं, इन्होंने टो लैम की जगह ली है। टो लैम क्या बने? टो लैम अगस्त 2024 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव नियुक्त हुए हैं, उनकी जगह इन्होंने ली है लुओंग कुओंग ने। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि वियतनाम की राजधानी क्या है। अगली न्यूज पर चलते हैं। जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन CHAC 2024 19 से 31 अक्टूबर तक हरारे जिम्बाब्वे में जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन आयोजित किया गया। कब से कब तक किया गया? 19 से 31 अक्टूबर तक हरारे जिम्बाब्वे में जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें 54 अफ्रीकी देशों के 400 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें सरकारी अधिकारी, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और शोधकर्ता शामिल हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? अफ्रीका को जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य पर वैश्विक चर्चा में एकीकृत करना है।
अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है मालदीव में यूपीआई भुगतान सेवा शुरू। यूपीआई आप जानते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, किसने बनाया है? एनपीसीआई द्वारा बनाया गया। एनपीसीआई का फुल फॉर्म जो है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मालदीव में यूपीआई भुगतान सेवा शुरू। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को मालदीव की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और वित्तीय समावेशन एवं लेन देन की दक्षता में सुधार करने के लिए लागू करने की घोषणा की है। अब ये लागू हो चुका है। इसका उद्देश्य डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना और मालदीव के नागरिकों के लिए बैंकिंग पहुँच को व्यापक बनाना है। अगली न्यूज है न्यायमूर्ति याह्या अफरीदी पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस बने। भारतीय नहीं, पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 175 ए के खंड 3 में किए गए संशोधन के बाद अगले चीफ जस्टिस के रूप में न्यायमूर्ति याह्या अफरीदी नियुक्त हुए। फिलहाल ये अक्टूबर 2024 की न्यूज़ है। तो अक्टूबर 2024 में पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 175 ए के खंड 3 में संशोधन किए जाने के बाद अगले चीफ जस्टिस के रूप में न्यायमूर्ति याह्या अफरीदी नियुक्त हुए हैं, इसे याद रखिएगा। हालिया संशोधन के बाद पाकिस्तान में अब मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 3 साल का होगा, जबकि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ये 12 सदस्यीय आयोग करेगा। तो ये जो हालिया संशोधन किया गया अनुच्छेद 175 एक खंड 3 में, वो क्या किया गया है? ये क्या किया गया है कि पाकिस्तान में अब जो मुख्य न्यायाधीश है उनका कार्यकाल 3 साल रहेगा, जबकि इनकी जो नियुक्ति की जाएगी 12 सदस्यीय आयोग द्वारा की जाएगी। अगली न्यूज पर चलते हैं। रवांडा में मारबर्ग वायरस का प्रकोप। रवांडा में मारबर्ग वायरस पिछले कुछ समय से तेजी से फैल रहा है। इस वायरस से पीड़ित अधिकतर लोगों की मृत्यु हो जाती है। सितंबर 2024 के अंत तक रवांडा में स्वास्थ्य अधिकारियों ने 26 मामलों की पुष्टि की, जिसमें 12 मौतें शामिल हैं। अगर हम बात करें मारबर्ग वायरस की, तो ये गंभीर रक्तस्रावी बुखार का कारण बनता है और इसकी केस फैटेलिटी दर 24% से 88% के बीच होती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि रवांडा की राजधानी क्या है। अब हम देखते हैं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसके कमेंट सेक्शन में जाकर आपको लिंक मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल की और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, तो आप ज़रूर जुड़िए और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करिए। अगली न्यूज पर चलते हैं। 1 अक्टूबर को नाटो के महासचिव के रूप में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने पदभार ग्रहण किया। तो आपसे पूछा जाए कि नाटो के महासचिव कौन बने, तो बताइएगा मार्क रूटे। और ये कहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? नीदरलैंड के। इन्होंने 1 अक्टूबर 2024 को अपना पदभार ग्रहण किया। अगली न्यूज पर चलते हैं। 1 से 3 अक्टूबर तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई में 26वीं जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी 2024 आयोजित हुई। 1 से 3 अक्टूबर तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई में 26वीं जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी 2024 आयोजित हुई। अगली न्यूज पर चलते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में 133 देशों में शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है, जबकि भारत 39वें स्थान पर है। तो याद रखिएगा, वैश्विक नवाचार सूचकांक जो 2024 है, इसमें 133 देशों में स्विट्जरलैंड जो है शीर्ष स्थान पर है, जबकि भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगली न्यूज पर चलते हैं। जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के अलेक्जेंडर डन को वर्ष 2024 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया। याद रखिएगा, वर्ष 2024 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया अलेक्जेंडर डन को, और ये जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका से संबंधित हैं। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है एशिया पावर इंडेक्स 2024 में अमेरिका शीर्ष पर रहा, जबकि भारत का स्थान तीसरा है। तो याद रखिएगा, एशिया पावर इंडेक्स जो 2024 में, उसमें फर्स्ट अमेरिका रहा है और भारत का जो स्थान रहा है ये थर्ड पर रहा है, तो भारत तीसरे स्थान पर रहा है। अगली न्यूज पर चलते हैं। 20 अक्टूबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने औपचारिक रूप से मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, इसे भी याद रखिएगा। मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया 20 अक्टूबर 2024 को WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। अगली न्यूज पर चलते हैं। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने 1 अक्टूबर 2024 को पदभार ग्रहण किया। तो याद रखिएगा, मेक्सिको की जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? क्लाउडिया शीनबाम। उन्होंने 1 अक्टूबर 2024 को पदभार ग्रहण किया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेक्सिको की
राजधानी क्या है। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है, नेपाल की सामाजिक कार्यकर्ता उर्मिला चौधरी को ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा, ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड जो 2024 से सम्मानित किया गया, ये उर्मिला चौधरी जी को किया गया है। नेपाल की सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री और वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अक्टूबर 2024 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं। तो इनका नाम है कगिसो रबादा। ये कहाँ के हैं, दक्षिण अफ्रीका के हैं। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। राफेल नडाल ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की। तो आप जानते हैं दिग्गज जो टेनिस खिलाड़ी हैं राफेल नडाल, इन्होंने अब डेविस कप खेलने के बाद प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। मतलब ये घोषणा तो पहले कर दी थी, पर संन्यास लिया डेविस कप खेलने के बाद। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है 17 अक्टूबर को। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि राफेल नडाल ने कुल कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया है। वर्ष 2024 के लिए इस दिवस की थीम थी सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना, न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों के लिए एकजुट होकर कार्य करना। हालांकि काफ़ी लंबी थीम है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो 17 अक्टूबर को क्या मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। और वर्ष 2024 के लिए इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना, न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और सामाजिक समावेशी समाजों के लिए एकजुट होकर कार्य करना। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अक्टूबर 2024 में भारत ने कनाडा के साथ हुए राजनीतिक तनाव के बाद अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया है। आप सभी जानते हैं कि जो और क्या नाम है, निज्जर जो की हत्या के मामले में कनाडा सरकार ने जो कनाडा सरकार है, उनने भारतीय राजनयिकों को पर आरोप लगाए थे। इसलिए राजनीतिक तनाव आ गया भारत और कनाडा के मध्य। तो भारत ने कनाडा के साथ हुए राजनयिक तनाव के बाद अपने राजनयिकों को वापस भारत बुला लिया। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है 15 से 16 अक्टूबर 2024 को संघाई सहयोग संगठन की शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक का आयोजन इस्लामाबाद पाकिस्तान में किया गया। इस सम्मेलन का विषय क्या था, इस सम्मेलन का विषय था बहुपक्षीय वार्ता को मजबूत करना, स्थायी शांति और समृद्धि की दिशा में प्रयास करना है। तो याद रखिएगा, 15 से 16 अक्टूबर 2024 को संघाई सहयोग संगठन की शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक का आयोजन इस्लामाबाद पाकिस्तान में किया गया। इस सम्मेलन का विषय था बहुपक्षीय वार्ता को मजबूत करना, स्थायी शांति और समृद्धि की दिशा में प्रयास करना। अगली न्यूज़ है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 17 से 26 अक्टूबर 2024 तक मैक्सिको और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा की। तो इसे भी याद रखिएगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 17 से 26 अक्टूबर तक मैक्सिको और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर थीं। 15 अक्टूबर को 75वीं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस का उद्घाटन इटली के मिलान में किया गया है। याद रखिएगा, 75वीं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस का उद्घाटन इटली के मिलान में 15 अक्टूबर 2024 को किया गया। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। 7 अक्टूबर को कैस सैद ट्यूनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुने गए। तो याद रखिएगा, कैस सैद जो हैं ट्यूनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में पुनः कब चुने गए, 7 अक्टूबर 2024 को। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। विश्व बैंक के साथ हुए समझौते के मुताबिक नेपाल को कार्बन ट्रेडिंग से 1600 करोड़ रुपए मिलेंगे, इसे याद रखिएगा। इस्लामाबाद में 15 से 16 अक्टूबर को आयोजित हुई संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। अगली न्यूज़ है, और आज की इस वीडियो की लास्ट न्यूज़ भी है। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का खिताब जीता। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का खिताब जीता। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि फ्रेंच ओपन 2024 का जो खिताब है वो किसने जीता है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पे पूरा होता है। अब हम आपसे अब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। और आपने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।